Hello everyone, welcome back. Welcome to part 44 of our Indian Polity lecture series and part 3 of our fundamental rights. So पार्ट 2 तक में हमने आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 को बहुत ही डिटेल में कवर अप किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 15. सो कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग थ्रू आर्टिकल 14, जिसके तहत हम इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एंड ये किसके द्वारा दिया गया वो हम समझेंगे, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है उसकी हम बात करेंगे. देन एक्सेप्शंस की हम बात करेंगे टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है. मैं बहुत ही डिटेल में डीप में आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा. ओके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 की. सो आर्टिकल नंबर 15 के जो मेन पार्ट्स हैं उसको हम इसके अंदर कवर अप करेंगे एंड आर्टिकल नंबर 15 के तहत जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसके लिए अलग से आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा एंड दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. ओके, सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. उसके अंदर बहुत ही बेसिक से मंडल कमीशन से हम शुरू करेंगे एंड देखेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है कैसे दिया गया. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस जो है वो लाए गए एंड फाइनली ईडब्ल्यूएस जो है वो क्या है और उनके रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में क्या बात की गई है, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फंडामेंटल राइट के अंदर जो कैटेगरीज हैं उसमें से फर्स्ट कैटेगरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राइट टू इक्वलिटी, जो आता है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक में. एंड इस वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 को डिस्कस करने वाले हैं. सो राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 टू 18. आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. और ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इंग्लैंड से लिया गया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका से लिया गया है. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी. एंड आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चीजों को समझना. सो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 स्टेट्स दैट द स्टेट, और यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 12 में हमने जो स्टेट का डेफिनेशन देखा उस स्टेट की बात की जा रही है. ठीक है, सो आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी मिलेगी और हर किसी को कानून का एक जैसा संरक्षण मिलेगा. ठीक है, बट हमें लिटरल मीनिंग ऑफ इक्वलिटी यहां से समझ नहीं लेना है, बिकॉज डिफरेंट कंडीशंस में अगर लोग हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, तो ही रियल इक्वलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज डिफरेंट सिचुएशन में लोग अगर हैं और हम लिटरल मीनिंग जो है इक्वलिटी का उसको अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पे किसी न किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा, या फिर प्रॉपर जस्टिस जो है, प्रॉपर इक्वलिटी जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. बेसिकली सब्सटेंटिव जो इक्वलिटी है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसको हम समझने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. सो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर यहाँ पे बात किया गया है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो किसी भी पर्सन को मतलब क्या है? तो पर्सन्स के अंदर यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड होंगे? तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो इंक्लूड होंगे, एलियन सिटीजन्स यानी फॉरेनर्स जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे, एंड लीगल पर्सन्स जो हैं यानी कंपनीज, एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस, ये सब भी इंक्लूड होंगे. तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो सिटीजन्स को भी मिलते हैं, फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, एंड लीगल जो पर्सन्स हैं यानी कंपनीज, एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस जो हैं उनको भी ये अवेलेबल है, उनको भी ये मिलता है. ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 बेसिकली दो चीजों की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. इन चीजों को बहुत ही अच्छे से गहराई से हमें समझना है. सो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है रूल ऑफ लॉ से, और रूल ऑफ लॉ जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? एवी डाइसी के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे. ठीक, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, एंड रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 पार्ट हैं. पहला जो एलिमेंट है वो क्या बात करता है? वो बात करता है अबाउट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी मनमानी शक्तियां जो है उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. ठीक, दूसरा,
इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, इसका मतलब क्या है कि किसी को हम स्पेशल प्रिविलेज जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, सबको हम बराबरी की नजर से देखें, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। ओके, देन थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड जो एलिमेंट है एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ में, वो कहता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ पीपल्स राइट। तो इस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज रूल ऑफ लॉ के तहत ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इन केस ऑफ इंडिया हमने इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पीपल्स राइट, यानी जनता को अधिकार कहाँ से मिलता है, भारतीय संविधान से मिलता है। तो थर्ड एलिमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते थे क्या, नहीं। इसीलिए रूल ऑफ लॉ से सिर्फ दो एलिमेंट जो हैं वो एक्सेप्ट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सबको बराबरी मिलेगी। सो फ्रॉम हियर यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये कहाँ से बोरो किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया गया है। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकल के आता है, रूल ऑफ लॉ से निकल के आता है, जो कि दिया गया है ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी के द्वारा। एंड रूल ऑफ लॉ के तहत उन्होंने तीन चीजें कही, पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ पीपल्स राइट, जो कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो एलिमेंट है वही अप्लाई होता है, एंड इंडिया में थर्ड जो पार्ट है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। देन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यहाँ पे स्टेट को कहा जाता है कि तुम ये चीजें नहीं करोगे। ओके, यानी स्पेशल प्रिविलेज जो है वो तुम नहीं दोगे किसी को, सब लोगों को तुम समान नजर से देखोगे, यानी कानून की नजर में सब समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, एंड नो पर्सन इज एबव द लॉ, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कहां से, इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट से। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, एंड अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है उनको भी समन किया जा सकता है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी जो है बैठाई जा सकती है, सू किया जा सकता है उनको, बट लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए। ओके, सो यहां से हम क्या देखते हैं कि यहां से इंश्योर किया जाता है कि सारे लोग जो हैं वो कानून के नजर में बराबर हो, बराबर हैं। ओके, सो अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का। तो मान लेते हैं कि एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आईपीएस ऑफिसर है और एक बिजनेसमैन है। ये तीनों एक रूट पे ट्रेवल कर रहे थे और तीनों ने रेड लाइट जंप किया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी बिफोर लॉ सरकार जो है वो इन तीनों के ऊपर बराबर फाइन मारेगी, तीनों को इक्वल पेनल्टी जो है देना पड़ेगा, किसी को भी उनके पोस्ट के वजह से कोई कॉन्सेशन नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज क्यों होती है, सबके लिए एक ही फाइन क्यों है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमारे देश में फॉलो होता है। ओके, किसी को भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द पोस्ट ही और शी इज होल्डिंग। ओके, आई होप कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कोई भी अगर एक्शन ले रहे हैं, वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं एंड कोई भी वो अगर ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए उनसे कोई सवाल जो है वो नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में रखा गया है, बिकॉज एक जो पर्सन है वो कंट्री का हेड है एंड दूसरा जो पर्सन है वो स्टेट का हेड है, तो उनको बहुत सारे एक्शन जो हैं वो लेने पड़ते हैं, और हर एक्शन के लिए अगर सवाल उठाया जाएगा तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसके अंदर काफी रुकावट आएगी। एंड साथ ही साथ ये गरिमा वाले पोस्ट हैं, ये पोस्ट जो हैं इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कोई रैंडम या फिर रैकलेस डिसीजन नहीं है, बहुत ही सोच समझ के फाइनली डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इनको एक्सेप्शंस में रखा गया है। ओके,
Then, no criminal proceedings shall be instituted or continued against the president or the governor in any court during his or her term of office. कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है या कोई गवर्नर के पोस्ट पे है एंड उनके पोस्ट होल्ड करने से पहले अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था तो जब वो पोस्ट ग्रहण कर लेंगे तो वो केस जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता है, वहां पे उस केस को पॉज लग जाएगा। बट जनरली देखा क्या जाता है कि ऐसे पर्सन को हम ऐसी सीट्स देते ही नहीं है, यानी ऐसे पोजीशन पे हम लाते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये याद रखना है। सेकंड चीज, अगर कोई गवर्नर के पोस्ट पे है या प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है तो उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चलाई जा सकती है। हाँ, आपको अगर कोई क्रिमिनल केस लगाना है उनके ऊपर तो पहले प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होगा, गवर्नर को रिमूव करना होगा उनके पोस्ट से, उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को करें, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती है। बट जब तक वो पोस्ट संभाल रहे हैं तब तक ये चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और साथ ही साथ उनको ना ही अरेस्ट किया जा सकता है ना ही जेल में डाला जा सकता है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उससे पहले प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन जो है वो लेना होता है, उनको इम्पीच करना होता है एंड गवर्नर जो है उनको रिजाइन करना होता है, उसके बाद ही ये चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इम्यूनिटी मिली हुई है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। ओके, देन नो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर शैल बी लायबल टू any proceedings in any court in respect of anything said or vote given by him in parliament। यानी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा है उसके दौरान कुछ भी बोला, उसके लिए उनके ऊपर कोर्ट केस जो है वो नहीं चल सकता है। ठीक है, और ये लिमिटेशन उनको पार्लियामेंट के बाउंड्री के अंदर ही मिला हुआ है। वो पार्लियामेंट के बाउंड्री के बाहर आके अगर कुछ भी बोलते हैं और उससे किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है या फिर नेशनल सिक्योरिटी एंड बाकी चीज़ें जो है वो हैम्पर होती है तो उनके ऊपर केस हो सकता है। बट जब तक वो पार्लियामेंट की बाउंड्री के अंदर हैं, सदन के अंदर हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, जो भी अंदर में बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है उसके रिस्पेक्ट में उनके ऊपर केस जो है वो नहीं चल सकता है। तो ये इम्यूनिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली हुई है, लेजिस्लेचर्स को मिली हुई है। ठीक है, देन फॉरेन एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स जो हैं उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, यानी दूसरे देश के जो राजदूत इंडिया में हैं उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं की जा सकती है। ओके, एंड साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि जहां भी आर्टिकल नंबर 31C का क्लॉज बी एंड क्लॉज सी अप्लाई होता है वहां पे आर्टिकल 14 जो है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के ऊपर। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसके द्वारा सरकार को कहा जाता है कि आपको ये एक्शंस लेने हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो न हो सके एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल जो है वो हो सके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बताता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इंप्लाई करता है दैट द स्टेट शुड इंश्योर दैट एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस बिकॉज ऑफ पुअर्टी और एनी रीजन। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कहता है कि स्टेट्स को कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे और उसके द्वारा इंश्योर करना होगा कि सारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल रहा है, यानी कानून का एक जैसा संरक्षण मिल रहा है और कोई भी डिप्राइव नहीं रहेगा जस्टिस से, कोई भी डिप्राइव नहीं रहेगा जस्टिस से जस्ट बिकॉज वो पुअर है या फिर किसी और रीजन से, यानी हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, ये इंश्योर किया जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत ही आता है एमंग इक्वल्स लॉ मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक जैसे लोग एक जैसी परिस्थिति में अगर कुछ करते हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए अगर कोई पनिशमेंट है तो वो भी इक्वल ही मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं कि दो लोग हैं, वो सेम एज ग्रुप के हैं, सेम सिचुएशन में उन्होंने सेम ऑफेंस किया है तो उनको सेम पेनल्टी मिलेगी। ओके, देन लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब क्या है कि सिमिलर जो लोग हैं सिमिलर ट्रीटमेंट पाएंगे। ओके, यानी दो शॉपकीपर्स दोनों ने अगर जीएसटी रिटर्न भरने में देरी की है तो दोनों को सेम सिचुएशन फेस करना होगा, दोनों को सेम लेट फी लगने वाली है।
तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक, यानी दो लोग सेम सिचुएशन में हैं, सेम गलती हुई है तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक, देन थर्ड जो बात है वो है अनलाइक नीड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, यानी दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सिचुएशन है तो उनको एक जैसा ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते हैं। तो अनलाइक नीड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक बच्चा है 10 साल का एंड एक एडल्ट है 30 साल का, दोनों ने सेम गलती की, दोनों ने मान लिया कि एक छोटी चोरी की, तो क्या दोनों को हम एक ही सजा देंगे, क्या दोनों को हम एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, तो जी नहीं। ठीक, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये सारी बातें जो है वो इंश्योर की जाती है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत अनलाइक नीड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक के अंडर हम देखेंगे कि जो बच्चा है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा जाएगा एंड जो एडल्ट है उसको रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा, जैसा उन्होंने क्राइम किया है उसके हिसाब से। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ने सेम अगर गलती की है बट दोनों डिफरेंट सिचुएशन में हैं, एक जो है वो बच्चा है एंड दूसरा जो है वो मैच्योर है, तो उनको हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट, इन मेनी केसेस अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी दो लोग अगर समान नहीं हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करना होगा, अदरवाइज इनजस्टिस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो क्या कोई 10 करोड़ रुपए जो है साल का कमा रहा है और कोई जो है बेगर है या फिर एक मिडिल क्लास पर्सन है, तो क्या दोनों से सेम टैक्स भरवाया जाएगा, क्या दोनों इक्वल हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ इनकम, तो जी नहीं। तो वो क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। तो क्योंकि वो अनइक्वल हैं इसीलिए हम उनको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब जो है रखा गया है और इनकम के हिसाब से जनता से टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो टैक्स स्लैब को आप याद रख सकते हैं, उसके द्वारा आप याद रख सकते हैं अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। अदरवाइज अगर हमने कह दिया कि किसी का कितना भी सोर्स ऑफ इनकम हो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उसको इक्वली इनकम टैक्स भरना होगा, तो क्या ये जस्टिस होगा, नहीं, ये इनजस्टिस को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वलिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट ही करें। अगर इक्वलिटी का ये मतलब हम लेके चलेंगे तो इनजस्टिस जो है वो होकर रहेगा सोसाइटी में, और जो नीचे हैं वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, उनको प्रॉपर जो ग्राउंड है वो मिल ही नहीं पाएगा अपलिफ्टमेंट का। ठीक है, इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलेवेंट डिफरेंसेस। हमें देखना भी है कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो लिटरल मीनिंग अगर इक्वलिटी का हम लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा जाएंगी, इनजस्टिस जो है वो हो जाएगा ना चाहते हुए भी। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। तो स्टेट को ये अलाउ किया गया है कि आप कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हो, कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज, टू क्रिएट स्पेशल अपॉर्चुनिटी एंड टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप सो दैट दे कैन रीच द सेम लेवल एज अदर्स। यानी स्टेट जो है उसको ये कहा गया है कि जरूरत पड़ने पे आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हो जिसके द्वारा आप स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे सकते हो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोगों को, ताकि प्रॉपर अपलिफ्टमेंट जो है उनका हो सके। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटैंटिव इक्वलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। जस्ट हम फॉर्मल इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, हम सब्सटैंटिव इक्वलिटी की बात करते हैं। सो आई होप कि ये इमेज आपको याद होगा। अगर आप लेक्चर सीरीज कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं तो प्रियम्बल का जो चैप्टर था वहां पे हमने डिस्कस किया था सब्सटैंटिव इक्वलिटी को। ठीक है, तो सोसाइटी में जो लोग हैं वो अलग अलग लेवल पे हैं। तो सोसाइटी में अगर लोग अलग अलग लेवल पे हैं तो क्या रिसोर्सेस हम सबको इक्वली बांट दें? अगर सोर्सेस को हम इक्वली बांट देंगे तो क्या इक्वलिटी हम ला सकते हैं? जी नहीं।
जो इनइक्वलिटी है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ पीपल हम उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर सोशल सिचुएशन जो है वो मान के चल सकते हैं। तो कोई अगर हाइट में बड़ा है उसको हमने एक बॉक्स दे दिया, कोई उससे हाइट में छोटा है उसको भी एक बॉक्स दे दिया, और कोई उससे भी हाइट में छोटा है उसको भी एक बॉक्स दे दिया, यानी सेम रिसोर्सेज दे दिए, तो क्या हमने सही में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है यूज किया है? थ्योरी में तो हमने यूज कर दिया है, बट प्रैक्टिकली ये कुछ हेल्पफुल है? तो जी नहीं। तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी में क्या कहा जाता है कि जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव वे में किया गया है एंड इंश्योर किया गया है कि सही मायने में इक्वलिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। बस हम थ्योरी में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी शब्द को बस लिख के न रख लें, बल्कि उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करें एंड सही मायने में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए सोसाइटी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आर्टिकल 15 बात करता है अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 में जो जनरल प्रोहिबिशन की बात करता है उसके अंदर दो वर्ड्स पे काफी ध्यान देना होगा। पहला है डिस्क्रिमिनेट एंड दूसरा है ऑनली। सो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी स्टेट जो है, स्टेट यानी अगेन आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 12 के तहत जिस स्टेट को डिफाइन किया गया है हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं। यानी स्टेट के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस फॉल होते हैं उनमें से किसी के द्वारा भी सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रेस के नाम पे, सेक्स के नाम पे या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। यानी साफ साफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में ये कह दिया गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बनाया जाएगा भारत के अंदर जो सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रेस के नाम पे, सेक्स के नाम पे या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे जनता के बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाता है। ओके, सो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? डिस्क्रिमिनेट एंड ऑनली। सो डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या हो जाता है? अनइक्वल ट्रीटमेंट विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन। यानी आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हो बट उसके लिए आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन देना होगा कि हाँ हम किस वजह से ये अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल रीजंस हैं, तो ही वो चीज जो है वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन बेसिस ऑफ दीज 5 थिंग्स। ठीक है, क्या क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और ओनली यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो एक्सक्लूसिव ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ठीक, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ इन ग्राउंड्स पे नहीं किया जा सकता है। सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो टोटली प्रोहिबिटेड है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन जो है अदर थिंग्स को बेस बना के किया जा सकता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड भी रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस, क्वालिफिकेशन, एज जो है उसको क्राइटेरिया बना के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है। लोगों को सेग्रीगेट जो है वो किया जाता है ताकि प्रॉपर वे में रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं एंड सभी को इक्वलिटी हम प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। एलियन सिटीजन्स, फॉरेनर्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 15 को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। So now we will be talking about Article 15 Clause 2. Article 15 Clause 2 talks about prohibition of discrimination by state and private individuals. ओके, प्रीवियस वाले में हमने क्या देखा कि स्टेट जो है वो सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। एंड आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी स्टेट या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल में क्या क्या आते हैं सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती है वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है
उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और उसको एक्सेस मिलेगा शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। यानी इन जगहों पे अगर आप जाते हैं तो आपको रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे एक्सेस डिनाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको नहीं रोका जा सकता है सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कि आप इस कुएं को मत यूज करो। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है कुओं को यूज करने से, टैंक्स को यूज करने से। बाथिंग घाट्स, रोड्स, पब्लिक रिजॉर्ट जो मेंटेन किया जाता है पूरी तरीके से या पार्शली स्टेट के फंड के द्वारा या फिर डेडिकेटेड है पब्लिक यूज के लिए, वहां पे किसी के साथ भी सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जो है वो हॉरिजेंटल एप्लीकेशन होल्ड करता है। ये हॉरिजेंटल एप्लीकेशन होल्ड करता है, इसका मतलब क्या हो गया? तो जनरली हम क्या देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो वर्टिकल एप्लीकेशन में है। वर्टिकल एप्लीकेशन में क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सिटीजन एंड स्टेट के बीच का कनेक्शन है। बट हॉरिजेंटल एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि प्राइवेट होटल ओनर्स, शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट, इंडिविजुअल्स जो हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब स्टेट एंड सिटीजन्स के अलावा और भी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती है और वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो अप्लाई होता है तो उसको हम हॉरिजेंटल एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक, तो क्यों ये हॉरिजेंटल एप्लीकेशन के अंडर आता है? बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो इंडिविजुअल्स एंड जितनी भी एंटिटीज जो स्टेट के डेफिनेशन के बाहर हैं वो सारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स में काउंट होती हैं। ओके, सो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस जो है रखे गए हैं, स्पेशल प्रोविजन जो है वो अलाउड है अंडर आर्टिकल 15। एंड आर्टिकल 15 डज नॉट इम्पोज एब्सोल्यूट इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि हम सब्सटैंटिव इक्वलिटी में बिलीव करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब्सटैंटिव इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आई होप कि आपको वो इमेज और एग्जाम्पल याद होगा। ठीक है, देन आर्टिकल में 15 इट अलाउज द स्टेट टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू अपलिफ्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। यानी आर्टिकल 15 के तहत जो इक्वलिटी की बात की गई है वहां पे भी कुछ स्टेप्स स्टेट ऐसे ले सकती है ताकि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको अपलिफ्ट किया जा सके एंड वहां पे दूसरे लोग जो हैं वो फंडामेंटल राइट का क्लेम जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 15 जो है उसका हनन हो रहा है। ओके, तो ये चीज जो है वो एक्सेप्शन में रखे गए हैं। So now Article 15 Clause 3. Article 15 Clause 3 बात करता है about special provisions for women and children. Article 15 जो है वो कहता है कि स्टेट जो है कोई स्पेशल प्रोविजन जो है बना सकती है फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। और हम देखते हैं कि इसी वजह से औरतों को लोकल बॉडीज के अंदर रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइडेड है। ये रिजर्वेशन जो है एक्चुअली में ये आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 के अंदर पूरी तरीके से नहीं आता है, ये पार्शली आता है। ओके, क्यों नहीं आता है ये पूरी तरीके से अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करने की बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस। ओके, तो उसके बेसिस पे ये चीज़ें जो हैं वो चलती है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की वजह से ही फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो है वो रखा गया है इंडिया में, और 6 टू 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। देन वुमेन ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाता है, यानी औरतों के लिए बसों में, ट्रेनों में सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके रखी जाती हैं। कोचेज जो हैं वो स्पेशली औरतों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ओके, देन साथ ही साथ ये जो चीज़ें की जाएंगी, यानी बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है, स्पेशल प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, या फिर औरतों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये उनके अपलिफ्टमेंट की बात जो है हो रही है, क्योंकि इनकी सिचुएशंस जो हैं अलग है और इनको सेम लेवल पे अगर हमें लेके आना है तो कुछ स्पेशल हमें इनके लिए करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो लाना पड़ेगा। ओके, देन आर्टिकल 15 क्लॉज 4। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एसटीज एंड एससीज की।
ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इंसर्ट किया गया एंड इसके द्वारा स्टेट को कहा गया कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जनरली हम इसमें ओबीसीज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये चीज़ें कही गई कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो स्टेट बना सकती है। एंड हम देखते हैं कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसी बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। फी कॉन्सेशन, स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है इन्हीं सब चीज़ों के अंडर में इंक्लूड किया गया है। तो कोई जाके इस बात पे क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको जो है फी कॉन्सेशन मिल रहा है जस्ट बिकॉज वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, राइट टू इक्वलिटी हमें मिला हुआ है, तो मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो गया है, मुझे जस्टिस चाहिए, वो ये क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोविजन जो हैं, ये स्टेट बना सकती है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो वैलिड हैं। सो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बात करता है एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इंसर्ट किया गया है बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2005 एंड ये 2006 से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसके तहत कहा गया है स्टेट को कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है ओबीसीज के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए रिगार्डिंग देयर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। 2006 से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीज़ें जो है रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, देन वेदर एडेड और अनएडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी ये चीज़ें जो है वो अप्लाई कर दी जाती है। बस एक्सक्लूड किया जाता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और वो एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1। और हम देखते हैं कि ये आर्टिकल जो है वो एक्सपेंड करता है द रीच ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। रीच ऑफ अफर्मेटिव एक्शन को ये एक्सपेंड करता है, इसका क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, और हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजर्वेशन को एक्सप्रेसली अलाउ नहीं करता है। बट आफ्टर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये पाया गया कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 15 को और परमिट किया स्पेशल प्रोविजन। और क्योंकि स्पेशल प्रोविजन जो है वो परमिटेड है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आर्टिकल जो है ये एक्सपेंड करता है रीच ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस को। ओके, सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इंपावर्स द स्टेट टू, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्टेट को क्या पावर मिली हुई है? टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन। क्या ये ऑप्शन सही है? देन सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रिस्ट्रिक्ट वोमेन फ्रॉम सर्टेन ऑक्यूपेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मेक नो डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन सेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। Okay, then second question, the Constitution of India is option A, the creator of fundamental rights. Then option B, the source of people's fundamental right. Then C, the guarantor and protector of pre-existing fundamental rights. And option D कह रहा है guarantor to all rights to citizens. तो यहाँ पे most appropriate answer जो है वो हमें खोजना है, और most appropriate answer है option C, the Constitution of India is the guarantor and protector of pre-existing fundamental rights. Okay, I hope कि आपको ये बातें जो है समझ में आई हो। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो आर्टिकल नंबर 15 के तहत ओबीसी रिजर्वेशन एंड ईडब्ल्यूएस है, मंडल कमीशन जो है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में विद ओबीसी रिजर्वेशन, मंडल कमीशन एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।